हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदी साहित्य से संबंधित आपके 100 प्रश्न मैं रोज़ लेके आऊँगी। तो उसी से संबंधित आपका ये वीडियो है आज का। और पूरा मॉक टेस्ट हम देखेंगे। ये आपका मॉक टेस्ट 2 है। मॉक टेस्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हिंदी साहित्य, और कुछ क्वेश्चन आपके व्याकरण के भी इसमें लिए गए हैं, ताकि एक आपका कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे हो सके। तो अभी से लेकर के वीडियो जब तक आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक आपको टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चंस के आपके मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पसंद आता है तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना ही चीज़ आपको करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ आपको समय पे मिल पाएंगे। और एक एक वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिलने वाला है। पूरा जीके जीएस का भी मैं आपको बहुत अच्छे से सारी तैयारी करवा रही हूँ। मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी बचा खुचा हमारा टॉपिक है वो हमारा फिर से स्टार्ट कर दिया है। सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ ही साथ ज्योग्राफी और अल्टरनेटिव डेज में मैं लेके चलूँगी। एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन आपका मॉडर्न हिस्ट्री और एक दिन आपका जनरल साइंस। ठीक है, तो सारा हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखना है, रिवीजन करना है बार बार, और अंत समय में आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। जितनी चीज़ें कराई हैं उसको बस आप रिवीजन कीजिए। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग में स्टे कर पाएगा। जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सभी ऑथेंटिक जगह से मैं आपको करवाती हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो। और अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चंस क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, कुछ हम क्वेश्चन यहाँ पे व्याकरण से लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे व्याकरण का रहेगा, जिससे हर एक प्रकार के प्रश्न हम कर पाएँ। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किस शब्द में अ उपसर्ग है। अ उपसर्ग किस में है, यहाँ पे देखिए अभी है, यहाँ पे अनजान में यहाँ पे अवमान। तो यहाँ पे सब में आपका जो है अ नहीं है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभाव में आपका अ धन भाव से आपका मिल के बन सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। प्रतिदिन आपके लिए 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है, रात रात जग के मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो इतना तो आप बस कर ही सकते हैं मेरे लिए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो। और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पाएँ, और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं 100 क्वेश्चन में। ठीक है, इतना मुझे आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको जो है चीज़ें पसंद आ रही हैं नहीं आ रही हैं। ठीक है, मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे भी लेके आऊँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं आपको हार्ड वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगी हिंदी साहित्य के, जो आपके फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्रम वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो बस आपको धैर्य से क्वेश्चन को देखना है, वीडियो को देखना है, कंप्लीट देखना है, और रोज़ ही आपको मिलेगा, तो रोज़ आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आगे यहाँ पे इसकी पीडीएफ की बात की जाए तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मॉक 1 का पीडीएफ आपको मिल गया है टेलीग्राम पे, पीडीएफ इसकी भी आपको मिल जाएगी। मॉक 2 की भी पीडीएफ मिल जाएगी। प्रत्येक मॉक टेस्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप बार बार उसका रिवीजन भी कर पाएँ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। देशज प्रत्यय का उदाहरण कौन नहीं है। तो आपको जो है शब्द को पढ़ते ही समझ में आ गया। फर्राटा आपका देशज हो गया, अड़ियल भी आपका देशज हो गया, और घुमक्कड़ भी आपका देशज हो गया। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्चतर। ठीक है, ऐसे भी ये जो है आपका देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे आपका अतीन्द्र पूछा जा रहा है। अतीन्द्र शब्द का आशय क्या होता है। अतीन्द्र शब्द का आशय क्या होता है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, या फिर इंद्रियों के वश में रहने वाला। तो यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, इंद्रियों की पहुंच से बाहर जो होता है उसको हम अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक है, सी यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वप्न का विलोम शब्द क्या होता है। स्वप्न का विलोम शब्द यहाँ पे देखिए बताना है आपको, तो जागरण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वप्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जागरण इसका विलोम शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपके बीपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जो अधिक बोलता है उसे हम क्या कहते हैं। मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता बोलते हैं, या वाचाल बोलते हैं। तो आप सभी को पता है यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाचाल बोलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे बताना है जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे क्या कहते हैं? अमरत्व, मृत्युंजय, यहाँ पे बिंदी लगेगा, अभयदान या अभय मुद्रा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मृत्युंजय। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कलश का पर्याय क्या होता है? कलश का पर्याय बताना है जल, कुंभ, पात्र या उपस्कर। तो कुंभ यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कुंभ कहते हैं कलश को। चंद्रिका का पर्याय बताना है। चंद्रिका का पर्याय क्या होता है? चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौमुदी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे हम क्या कहेंगे? सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति या फिर सम्मति। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्रत्युत्पन्नमति आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछा जा सकता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपजाऊ का विलोम बताना है। उपजाऊ का विलोम क्या होता है? सिंचित, खाद, ऊसर या बंजर। तो याद रखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपजाऊ भूमि का क्या हो जाएगा? ऊसर भूमि। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला इसको क्या कहते हैं? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्वदेशिक या सर्वज्ञ। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सर्वज्ञ हो गया आपका, जो सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञानी है उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं, ज्ञ से ज्ञान का बोध होता है। और यहाँ पे बताना है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला उसको क्या कहेंगे? सार्वभौमिक कहेंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ईमानदारी से अपना आंसर देना है, कुछ भी चीटिंग आपको नहीं करनी है। ठीक है, चाहे आपको आंसर बता दिया जा रहा है पीडीएफ में, लेकिन फिर भी आपको अपना क्वेश्चन का आंसर खुद आपको पता होना चाहिए। तो प्रत्यय यहाँ पे क्वेश्चन को आप देखेंगे, जैसे ही आपको पता चल जाता है अंदर से कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता है, तो आपको ईमानदारी से अपना स्कोर मुझे बताना है। ठीक है, और यहाँ पे बेईमानी बिल्कुल नहीं करेंगे, ईमानदारी से आप मेहनत कीजिए, आपका बिल्कुल सिलेक्शन यहाँ पे निश्चित रूप से होगा। और कल का जो आपका मॉक टेस्ट था उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो एक स्टूडेंट हैं प्रियंका। तो प्रियंका बहुत अच्छा आप पार्टिसिपेट करती हैं हर एक क्लास में, और आंसर भी आप कंसिस्टेंटली आप सबका आंसर भी देती हैं। तो मुझे आपका एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, और आपने जो आंसर बताया वो भी सारे क्वेश्चंस का आपने सही बताया था। तो वेल डन, ऐसे ही लगे रहिए आप, और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय सहित, प्रत्यय रहित शब्द बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? प्रत्यय रहित शब्द बताना है। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु या अनुवाद। तो जिसमें प्रत्यय ना हो, रहित का मतलब होता है उसके बिना, प्रत्यय के बिना। तो यहाँ पे मर्मज्ञ में देखिए आपका ज्ञ में आपका प्रत्यय लगा हुआ है, वैज्ञानिक में इक से प्रत्यय लगा है, कृपालु में आलू से आपका जो है प्रत्यय लगा है। अनुवाद यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, इसमें प्रत्यय नहीं लगा है, अनुवाद यहाँ पे आपका उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्र। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा? नम, शुष्क, गीला, लचीला। तो आर्द्र मतलब क्या होता है और नम मतलब क्या होता है? क्वेश्चन को देखिए, आपका हो सकता है एक से ज़्यादा अर्थ आपका निकल के आए, सही हो, लेकिन विलोम जो होता है वो होता है आपका ठीक विपरीत, जो अर्थ में भी आपका सार्थक रूप से प्रयोग में आता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुष्क। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होता है? शुष्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पुरुष का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? परुष का। ठीक है, परुष का अपरुष, सरल, कठोर या कोमल। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कोमल हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुटिल का विलोम बताना है। कुटिल का विलोम क्या होता है? जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में आपका पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। ऋजु कहते हैं, कुटिल के विलोम को क्या कहते हैं? ऋजु कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाएगा? अगर हम इसको एक शब्द में बताना चाहें तो यहाँ पे समशीत हो जाएगा, सम उष्ण हो जाएगा, उष्ण कटिबंध हो जाएगा या समशीतोष्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
अन्यमयस्क, अन्यमयस्क शब्द का आशय क्या है? अन्यमयस्क, जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो, जिसका मन निर्मल हो या जिसका मन केंद्रित हो। तो जिसका मन किसी दूसरे की ओर रहता है, हर जगह मन कहीं और भटक रहा होता है, उसे हम अन्यमयस्क कहते हैं। और अन्यमयस्क जो है प्राणी आपको अभी बिल्कुल नहीं बनना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करना है। अन्य किसी भी बातों पर आपको ध्यान अभी नहीं देना है, एटलीस्ट जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं आवाहन। आवाहन जो है इसका विलोम क्या हो जाएगा? अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या धन्यवाद। तो किसी चीज़ को हम किसी चीज़ को बुलाते हैं, जैसे हम गणपति विसर्जन करते हैं, ठीक है, गणपति जी का पहले हम आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं, फिर गणपति जी हमारे घर आते हैं, उनके बाद हम उनका क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, आवाहन का विलोम क्या हो जाएगा? विसर्जन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो मापा ना जा सके उसका सही अर्थ क्या होगा? जो मापा ना जा सके, अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय या अतुल्य। तो याद रखेंगे अपरिमेय यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जिसको मापा नहीं जा सकता वो अपरिमेय है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसक्त का विलोम शब्द क्या है? 25 क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे व्याकरण से। लास्ट में कुछ हमने रस के भी क्वेश्चन लिए हैं, रस छंद के, जो आपके इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो भी बहुत बहुत कम, मतलब 10-15 मैंने लिया है शायद, उधर याद भी नहीं है। तो अभी आसक्त का विलोम बताना है। विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति, विभक्ति। आसक्त का क्या हो जाएगा? आसक्त का यहाँ पे अनासक्त होता, अनासक्त होता तो और भी बेहतर होता, क्योंकि इसका सबसे बेहतर विलोम यही हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे फिर भी अर्थ की दृष्टि से देखें तो विरक्त आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आसक्त का विरक्त आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओछे की प्रीति, बालू की भीति, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया है और आगे भी आपका देखने को मिलेगा। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ओछे की प्रीति, बालू की भीति। यहाँ पे आपका बालू की दीवार कमज़ोर होती है, ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं, या फिर बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, बालू ओछा पदार्थ होता है। तो आपका सीधा सीधा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बालू की दीवार की भांति जो ओछे लोग होते हैं उनका प्रेम भी, जैसे दीवार ढह जाता है, दीवार बालू का दीवार आपका ढह जाता है, वैसे उनका प्रेम भी अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए होता है, स्वार्थवश होता है और वो भी ढह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कढ़ाई में गिरा चूल्हे में आ पड़ा। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे अभी मुझे भी याद ही नहीं आ रहा है, चलिए छोड़िए, याद आएगा तो बताऊंगी। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है। एक बार भूल होती है तो बार बार होती है। कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक विपत्ति छूटकर दूसरे में आ पड़ना। चलो आगे क्या है? निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, नहीं बताना है। तो संस्कृत के 3 वचन होते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, गलत है। यहाँ पे संस्कृत में आपके कितने लिंग होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहीं तक होगा आपका आखिरी, इसके बाद हम साहित्य के क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, ठीक है। करुणा के लिए भवभूति प्रसिद्ध है। अलंकार के लिए भामा प्रसिद्ध है। वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्षेमेंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और वक्रोक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध है, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंपॉर्टेंट है, तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन करूँगी उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे आपकी ही बुद्धि जो है वो और ज़्यादा क्या होगी, शार्प हो जाएगी। चलिए आगे देखिए। 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है? इसको हमने कल भी देखा था ना।
तो यहाँ पे स्वामी गोकुलनाथ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रत्येक दिन मैं आपके अलग अलग एग्ज़ाम के प्रीवियस से क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो गोस्वामी गोकुलनाथ से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक और है 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों गोकुलनाथ का ही है, ठीक है। और ये कौन है, तो विट्ठलनाथ के पुत्र हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है, बता देती हूँ। वल्लभाचार्य के पुत्र, इनके वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है, विट्ठलनाथ, ठीक है, विट्ठलनाथ। और विट्ठलनाथ के पुत्र कौन है, ये गोकुलनाथ, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो ये भक्ति काल से आपका प्रश्न था। आगे देखिए, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरहपा जो है सिद्ध के अंतर आते हैं, सिद्ध साहित्य, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो देखिए, नामकरण से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाता है, और ध्यान रखेंगे आपका आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? तो इन्होंने आदिकाल ही कहा था, ठीक है, इन्होंने आदिकाल ही कहा था। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा था? और राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राहुल सांकृत्यायन का भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताना है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, जगनिकिया, नरपति नाल। तो याद रखेंगे यहाँ पे चंद्रबरदाई बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आदिकाल में, तो इनको भी पढ़ना है। जगनिक, नरपति नाल, ये सभी आपके आदिकाल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय, जगनिक, चंद्रबरदाई या विद्यापति। तो इन सभी के रचना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दलपति विजय। जगनिक का बहुत ही प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो, परमाल रासो, इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चंद्रबरदाई का तो आपने अभी भी किया, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। और विद्यापति का तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली, बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? तो सूरदास की कृति कवितावली भी है, गीतावली भी है, सूरदास की कृति कौन सी? यहाँ पे ये सब तुलसीदास की है, गंगा लहरी, ये सब किसकी रचना है? साहित्य लहरी यहाँ पे जो है सूरदास की रचना हो जाएगी। इनकी 3 रचना इंपॉर्टेंट है सूरदास की, ठीक है, सुरसागर, साहित्य लहरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है निम्नलिखित में से रचना तुलसीदास की कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? रामचरितमानस इन्हीं की रचना है, कवितावली भी इन्हीं की रचना है, गीतावली भी इन्हीं की रचना है, साकेत आपका मैथिली शरण गुप्त की रचना है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास किस धारा के कवि हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। सभी आपके भक्ति शाखा से संबंधित हैं, और संत काव्य जो है वो कबीरदास की काव्य धारा हो जाएगी, ठीक है, संत काव्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि जो है वो संत कवि नहीं है? तो कबीरदास आपके संत कवि हैं, रैदास भी और गुरु नानक भी। तुलसीदास आपका राम भक्ति शाखा के अंदर आते हैं, ठीक है, राम भक्ति शाखा के अंदर आते हैं, तो ध्यान रखेंगे तुलसीदास यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? मुल्ला दाऊद, जावसी, जायसी, नाभादास, कुतुबन। यहाँ बताना है सूफी काव्य धारा का कवि कौन नहीं है, ठीक है। तो नाभादास नहीं है, बाकी सभी आपके सूफी काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। नाभादास की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति बताना है। वात्सल्य रस की प्रधानता इसमें नहीं है, प्रकृति का, चेतन सत्ता का आरोप भी नहीं है, रूढ़ियों और आडंबर का विरोध जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है निर्गुण काव्य धारा में, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अष्टयाम के रचयिता बताना है। यहाँ पे अष्टयाम के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो नाभादास, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? याद रखेंगे अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फारसी। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ बताना है 252 वैष्णव की वार्ता, आपको अभी भी बताया है गोकुलनाथ, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा या राम भक्ति काव्यधारा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, सुरसागर किस भाषा की कृति है? तो सुरसागर इनकी ब्रज भाषा की कृति है। ये किसकी है? सूरदास की है। इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? तो यही मैं आपको बोली थी, ये तीनों ही रचना इन्हीं की है, सुरसागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। रास पंचाध्यायी जो है ये नंददास की रचना है, ठीक है, नंददास की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है? बताएंगे, कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है? सूरदास भी है, रसखान भी है, कृष्णानंद कृष्णदास भी हैं, तुलसीदास जो है ये राम भक्त हैं, ठीक है, राम भक्त हैं, याद रखेंगे। तुलसी की भक्ति का भक्ति हो गया, हाँ, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास से सख्य, वात्सल्य या मातृ? तो यहाँ याद रखेंगे दास से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, दास से भाव की इनकी भक्ति थी, ठीक है, स्वरूप पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली इन्हीं की रचना है, दोहावली भी और विनय पत्रिका भी। रसमंजरी फिर से ये किसकी रचना है? नंददास की, ठीक है, रसमंजरी नंददास की रचना है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? प्रिय प्रवास आपका हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया, पहला जो है ये प्रिय प्रवास, तो ये खड़ी बोली में लिखा गया है, और यहाँ पे रामचरितमानस जो है ये अवधि में लिखा गया महाकाव्य है। ये देखिए प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और चंद्रिका रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, ठीक है, केशवदास की रचना है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो केशव की ये रचना है कवि प्रिया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति को छांटना है। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मि रथी। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उद्धव शतक जो है 49 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका डेट काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे 1929 इसका जो है प्रकाशन हो जाएगा वर्ष। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? शिवराज भूषण रचयिता के कवि कौन है? तो यहाँ पे देखिए घनानंद, बिहारी, पद्माकर, ये तीनों ही नहीं है, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? शिवराज भूषण के रचयिता भूषण हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो यहाँ बताएंगे, ये तीनों का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रेणुका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इसका आंसर आपको आता होगा। रेणुका, चिदम्बरा और दीपशिखा किसकी रचना है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। छत्रसाल दशक ये जो है भूषण की रचना है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसमें वीर रस के कविता ज़्यादा लिखी थी। तो भूषण जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा वीर रस में कविताएं लिखी हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिहारी सिपसई की किस भाषा काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या भोजपुरी? तो सभी को पता है यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक मिलता है? तो ये किसी की प्रेमिका थी जिनकी याद में वो रचनाएं करते थे, तो यहाँ पे घनानंद बिल्कुल सही हो जाएगा। घनानंद ने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया और इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? रीतिमुक्त कौन सा नहीं है बताना है। तो देखिए यहाँ पे घनानंद, आलम और बोधा, ये तीनों आपके रीतिमुक्त हैं,
और केशव दास जो है वो रीति मुक्त नहीं है, ये रीति बद्ध हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार से होता है, रीति बद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। और केशव दास आपके रीति बद्ध के अंदर आते हैं। रीति सिद्ध के अंदर आपके बिहारी आते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां या फिर सदल मिश्र। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंसा अल्लाह खां, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? सदल मिश्र की रचना बताना है यहाँ पे कौन सी है। तो यहाँ पे याद रखेंगे रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर या नासिकेतोपाख्यान। तो नासिकेतोपाख्यान यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताना है। स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और जो ये कब इन्होंने किया था? 1875। तो ये डेट भी आपको याद रखना है सत्यार्थ प्रकाश का, ठीक है। 1850 में इन्होंने ये लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा जो है सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रणधीर प्रेम मोहिनी। ये किसकी है? ये नहीं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये लाला श्रीनिवास दास की है, बहुत प्रसिद्ध है और ये एग्ज़ाम में आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे लाला श्रीनिवास दास। और 1878 में ये रचना इन्होंने लिखी थी, रणधीर प्रेम मोहिनी। और हिंदी का पहला दुखांत नाटक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। रणधीर प्रेम मोहिनी जो है ये हिंदी का पहला दुखांत नाटक है, ठीक है। दुखांत नाटक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाला श्रीनिवास दास का 1878 में लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी। तो हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कवि वचन सुधा, ठीक है। कवि वचन सुधा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और ये आपका 1867 में वाराणसी से ये प्रथम बार किया गया था, ठीक है। 1867 में वाराणसी में कवि वचन सुधा, ये भारतेंदु की ही रचना है। इनकी 3 रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, तीनों को ध्यान रखेंगे। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और एक है आपका बाला बोधनी, ठीक है। वो स्त्रियों के लिए विशेष रूप से इन्होंने लिखा था। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्राह्मण किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। और आनंद कादम्बिनी किसकी रचना है, किसकी पत्रिका है? प्रेमघन की। आनंद कादम्बिनी, देखिए मुझे नाम ही नहीं ध्यान में आ रहा है। चलिए आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका नाम मैं एकदम भूल गई हूँ अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बताएंगे कौन है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो वैदेकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमोषधम, बादशाह दर्पण और पदावली। तो याद रखेंगे पदावली जो है पद्मावती जो है ये इनकी रचना नहीं है। बाकी ये 3 रचनाएं जो हैं ये भारतेंदु की है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण भट्ट, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे राइट ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। 1903 से 1920 तक इन्होंने जो है पत्रिका का संपादन किया है, ठीक है। चलिए ये डेट भी याद रखना है, पूछा जाता है।
इनमें से कौन सा जोड़ा सही है बताएंगे, कौन सा जोड़ा सही है, सही बताना है। महादेवी वर्मा, निहार, तो एक ये ही सही है, यही आपका सही है, निहार, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का कामायनी नहीं है। जयशंकर प्रसाद का है, ये भी गलत है। पंत जो है, पंत का नहीं है। तोड़ती पत्थर किसका है, निराला का है। और साकेत किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है। निहार के बारे में दो चार बातें याद रखें। तो ये पहला कविता संग्रह है महादेवी वर्मा का, किसका है, महादेवी वर्मा का है। और पहला कविता संग्रह है इनका ये, और प्रथम संस्करण ये 1930 में इनका प्रकाशित हुआ। और इसकी भूमिका जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। निहार की जो भूमिका है, निहार की भूमिका किसने लिखी थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था, डॉक्टर नगेंद्र, बिल्कुल सही। और इस पे ही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह ये उल्टा किसने कहा था, छायावाद का परिभाषिक अगर पूछा जाए तो इसका भी ऑप्शन जो है प्रियंका ने दिया था, बहुत अच्छा उन्होंने आंसर दिया था, रामविलास शर्मा, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कवि छायावादी नहीं है, बताना है यहाँ पे। कौन सा कवि छायावादी नहीं है, निराला, पंत, प्रसाद, ये तीनों ही छायावादी है। जायसी नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चार स्तंभ है छायावाद के, प्रसाद, पंत, निराला और एक कौन हो जाएंगे, महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा, ठीक है। ये चार जो है ये चारों स्तंभ माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना मर्माभिव्यक्ति अधिक है, सबसे ज़्यादा छायावाद की अगर प्रमुख कवियों में बात की जाए तो गीतों की मधुर वेदना किसमें देखने को मिलती है, महादेवी की रचनाओं में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि क्या है, दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, व्यक्तिक यथार्थ है या यथास्थितिवादी है, बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो वर्ग चेतना प्रधान है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। प्रगतिवादी जो है ये वर्ग चेतना प्रधान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, युग की गंगा इन्हीं की रचना है, नींद के बादल इन्हीं की रचना है, आग का झरना भी इन्हीं की रचना है। युग धारा जो है ये प्रगतिवादी के कवि हैं नागार्जुन, ये नागार्जुन की रचना है, काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है युग की गंगा और युग धारा में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, बताएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तार सप्तक के कौन कौन से कवि हैं। तो मैं आपको नाम बताती हूँ, फिर आप आंसर खुद बता देंगे। तो सबसे पहले तो अज्ञेय ही आ जाएंगे, इसके बाद मुक्तिबोध, ये आपको बिल्कुल लिख लिख के याद करना पड़ेगा, कोई ट्रिक के भरोसे मत रहिएगा। एग्जाम के टाइम में आप ट्रिक भूल जाएंगे, बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको बस लिख लिख के याद करना चाहिए। मैं तो लिख लिख के याद किया था मैंने, क्योंकि ये ट्रिक से याद नहीं रहता है। आज ट्रिक है कल नहीं रहेगा, कल आप भूल जाएगा ट्रिक को। एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसे भी बहुत प्रेशर होता है, इंसान भूल जाता है। फिर नेमी चंद्र जैन, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, ये आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, वैसे आपके पास होगा भारत भूषण अग्रवाल। इसके बाद प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे, ठीक है। और कौन है, गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर। और इसके बाद और कौन हो जाएंगे, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 होते हैं सप्तक में। तो ये है आपके तार सप्तक के कवि, जो कि प्रथम था। और इसमें शमशेर बहादुर सिंह नहीं थे, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह आपके द्वितीय सप्तक के अंदर आते हैं, ठीक है, द्वितीय सप्तक के अंदर ये आते हैं, ध्यान रखना है इतनी बात को आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय कौन से वाद से संबंधित है, तो ये प्रयोगवाद से संबंधित है, इजी सा क्वेश्चन है।
प्रयोगवाद से ही संबंधित है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निहार की रचना किसने की? अभी हमने निहार के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, महादेवी वर्मा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा निहार का। ठीक है, 1930 में प्रथम संस्करण इसका स्टार्ट हुआ था। ये कविता संग्रह, इनका पहला कविता संग्रह है महादेवी वर्मा का, और इसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी है। इतनी बातें आपको इसके बीच में ध्यान रखनी है। अब देखिए, आप बताना निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, सही बताना है। तो प्रिय प्रवास हरिओद की रचना है, पहला ही आपका सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सांध्य गीत किसका है? महादेवी वर्मा का है। आंसू जयशंकर प्रसाद का है। साकेत मैथिलीशरण गुप्त का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तत्व क्या है? नए काव्य के उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के साथ बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, या फिर नई राहों के अन्वेषी, काव्य की पूरी परंपरा का निषेध। देखिए, ये क्वेश्चन आपका सेम पूछा गया बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग नए राहों के अन्वेषी के बारे में यहाँ पे जो है करके आ गए थे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य यहाँ पे आपको बताना था, और यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। ठीक है, भावुकता के साथ बौद्धिकता की प्रतिष्ठा जो है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाबी बन्नो, गुलाबी बन्नो नहीं होगा, गुल की बन्नो होगा। ठीक है, गलती से टाइप हो गया है, गुल की बन्नो। गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? त्रिलोचन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शमशेर बहादुर सिंह, या कुंवर नारायण। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे धर्मवीर भारती जो है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलका जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र है? ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त, या चंद्रगुप्त। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं अलका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल, या कुबेरनाथ रॉय। अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, और ये सामाजिक है, ऐतिहासिक है, पौराणिक है, यथार्थवादी है। याद रखेंगे, ये एक प्रकार से आपका ऐतिहासिक रचना है। ठीक है, और प्रसाद जी मुख्यतः जो है वो ऐतिहासिक रचना ही किया करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? गोदान इन्हीं की रचना है, सेवा सदन भी है, कर्मभूमि भी है, शेखर एक जीवनी, ये किसकी रचना है? अज्ञेय की है, और फ्लैशबैक पद्धति में लिखा गया है ये रचना। ठीक है, शेखर एक जीवनी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? स्वीकृति आत्मकथा बताना है, तो ये अर्ध कथानक हो जाएगा। अर्ध कथानक याद रखेंगे किसकी रचना है? अर्ध कथानक, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसको हमने अभी अभी किया है। ठीक है, अभी अभी हमने अर्ध कथानक के ऊपर बहुत डिटेल में किया है, तो इसको आप मुझे बताइए अर्ध कथानक। बाकी मैं बता देती हूँ। कलम का सिपाही, ये एक जीवनी है। ठीक है, ये एक जीवनी है, और किसका है? अमृत राय का है, अमृत राय का है। चीरों पर चांदनी, ये किसका है? ये यात्रा वृतांत है। ये आपका विधा में भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखेंगे। चीरों पर चांदनी यात्रा कर रही है, ऐसे आप याद कर लीजिए। चीरों पर चांदनी क्या कर रही है? यात्रा कर रही है, तो यात्रा वृतांत है। और ये किसका है? निर्मल वर्मा का है। चीरों पर जो चांदनी है वो कैसी लग रही है? निर्मल लग रही है। तो कुछ भी करके आपको एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए याद रखना है, ताकि आपको याद रहे। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है, और ये किसका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये आप मुझे बताइए अर्ध कथानक आपने ये क्लास में अगर आप सो नहीं रहे ना, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? अभी अभी हमने देखा आत्मकथा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, प्रसाद युग में, प्रसादोत्तर युग, या फिर छायावादोत्तर युग में। तो 83 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
और हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है, ये भी बहुत पूछा जाता है। हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? लक्ष्मीपुर। किसका है? शिवदान सिंह चौहान का। शिवदान सिंह चौहान, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहला रिपोर्टाज है और ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी यात्रा का यात्रा वृत्तकार कौन है? तो हमारी यात्रा, हमने यात्रा देखी पूरी, कहाँ से देखी? लोचन से देखी। लोचन प्रसाद पांडे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी यात्रा वृत्तकार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। आगे बढ़ते हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र बताना है यहाँ पे। तो रेखा चित्र भी इनकी रचना है, रेखा चित्र है, और सेतु बंद भी इन्हीं की है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, स्मारिका नहीं है, ठीक है। तो ए और बी दोनों, यहाँ पे ए और बी भी होना चाहिए था, ठीक है, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिव पूजन सहाय। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? अमिट रेखाएं जो संस्मरण है, ये किसका है? सत्यवती मलिक का है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी की जीवनी है, इनके द्वारा रची गई जीवनी है गांधी जी के ऊपर, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। याद रखेंगे, श्री गांधी नाम से इन्होंने लिखा है, गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने जीवनी लिखी है। किसकी जीवनी है ये? गांधी जी की, और श्री गांधी नाम से लिखी है, ठीक है। यहाँ सारे ही गांधी से ही संबंधित नाम हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, श्री गांधी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए, कुछ यहाँ से आपके जो हैं, हमने व्याकरण भी लिया है, अनुभावों में कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के अनुभाव होते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे अनुभाव कितने होते हैं? 2 प्रकार के आपके अनुभाव होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्यार्पण, नाट्यशास्त्र, हृदय दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे, बी ऑप्शन सही है, नाट्य शास्त्र में किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वीरों का कैसा हो वसंत, किस रस की सृष्टि हुई है इसमें? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, या फिर विभत्स रस। वीरों का कैसा हो वसंत आपका वीर रस से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 91 नंबर में, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्ति में कौन सा रस है? तो सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा, करुण रस हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। तो देखिए, यहाँ पे 2 में कन्फ्यूज़न होता है, एक श्रृंगार रस और एक शांत रस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका, क्योंकि पति की बात की जा रही है, जहाँ पे कृष्ण को, अपने आराध्य को उन्होंने पति रूप में यहाँ पे स्वीकार किया है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है, शांत रस भी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो श्रृंगार रस जो है सबसे प्रमुख यहाँ पे हो जाएगा। अगर श्रृंगार ना हो तब आप शांत रस की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। तो ये पंक्ति में बताना है रस कौन सा है, और इसमें आपको अलंकार भी बताना है कौन सा है, ठीक है। आप ये मुझे बताइए, अलंकार इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुत बार कराया है, अलंकार बताएंगे कौन सा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो श्रृंगार रस और भक्ति रस दोनों ही देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे राधा जी का जो है भक्ति भाव भी देखने को मिल रहा है, तो भक्ति रस यहाँ पे विशेष रूप से हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो दोहा, चौपाई और रोला, ये तीनों ही मात्रिक छंद हैं, तो ये सभी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है ये बताना है। तो ये आपका चौपाई छंद में लिखा गया है, सभी जानते होंगे और लगभग सभी को ये पंक्ति याद भी होगी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? पतंजलि, यहाँ पे स्पेलिंग में गलती है, ठीक है, पतंजलि।
पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या मनु। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पिंगल। पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है छंद को, ठीक है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये के सूल। ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। ये किसकी पंक्ति है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। किसकी पंक्ति है ये, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है यहाँ से। और यहाँ पे छंद भी पूछा जा रहा है आपका कि क्या हो जाएगा, दोहा, रोला, चौपाई या बरवे। बताएंगे 97 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये दोहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सुरसुर तुलसी शशि उड़ुगन केशव दास और कवि खगोत सम जहतः करे प्रकाश। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कमल चरण बंदो हरिराई, काफ़ी बार पूछा गया है और अब तक तो ये क्वेश्चन सबको याद हो गया होगा। अलंकार और रूपक है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपका संभावना व्यक्त होता है वहाँ पे रूपक हो जाता है। तो कमल चरण, यहाँ पे चरण को कमल के समान मान लिया गया है, रूप संभावना व्यक्त की जा रही। संभावना नहीं, यहाँ पे जब मान लिया जाता है किसी चीज़ को तो वो बी के अंदर आता है। यहाँ पे वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। उपमा और रूपक में यही अंतर है। उपमा में भी आपका तुलना हो रहा है और रूपक में भी आपका तुलना हो रहा है, पर यहाँ वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सा, से, सी, सम, सरिस, इस सभी चीज़ों को परे है। यहाँ पे चरण सा कमल यहाँ नहीं लिखा हुआ है बल्कि चरण कमल लिखा है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नील परिधान बीच सकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो जहाँ पे भी संभावना व्यक्त हो, जो त्यों इस प्रकार के शब्द आपके आते हैं वहाँ पे आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट आपके 100 क्वेश्चन, और कोशिश करूँगी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ, और हर प्रकार के प्रश्न हम देखेंगे पिछले 10-12 दिनों में, और 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस। तो एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है, रोजाना आइए, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।